हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत नव निश्चयवाद की विचारधारा पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने नियतिवाद, प्रगतिवाद यानी जिसमें वातावरण प्रमुख होता है, संभववाद जिसमें मनुष्य की संभावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, दो विचारधाराओं का अध्ययन किया है। आज हम तीसरी विचारधारा नव निश्चयवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये कहता है कि वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध में हैं। प्रकृति का सहयोग और मनुष्य की संकल्प शक्ति दोनों ही उन्नति का आधार हैं। निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच में यह विचारधारा एक मध्य मार्ग की तरह है, जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस विचारधारा के प्रतिपादक ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्राफिथ टेलर हैं, जिन्होंने अपनी विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद का भी नाम दिया है। नव निश्चयवाद अर्थात साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की नींव तो उस समय ही पड़ गई थी जब अनेक भूगोलवेत्ताओं ने मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की व्याख्या करते समय नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव, प्रत्युत्तर तथा समायोजन जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। अर्थात अंग्रेजी में इसे कहें हम तो कंट्रोल के स्थान पर प्रभाव या इन्फ्लुएंस, प्रति उत्तर यानी कि रिस्पॉन्स तथा समायोजन यानी एडजस्टमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। नव निश्चयवाद की अपनी अवधारणा को समझाने के लिए टेलर महोदय ने रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, का प्रयोग किया। टेलर ने मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को तो स्वीकारा, परंतु साथ ही यह तर्क दिया कि मनुष्य अपनी दक्षता यानी एफिशिएंसी, मानसिक योग्यता अर्थात मेंटल एबिलिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है। टेलर महोदय ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वातावरण के द्वारा किए गए जाने वाले नियंत्रणों यानी पैरामाउंट कंट्रोल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सांस्कृतिक प्रकृति मनुष्य की योजनाओं की सीमा के अंदर ही हो रहे परिवर्तन को इंगित करते हैं। प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, फिर भी प्रभाव अवश्य है। मनुष्य को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती है। नव निश्चयवाद के अपने दर्शन को समझाते हुए टेलर महोदय ने कहा कि मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो वो प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दशा से दूर नहीं जाना चाहिए। वह किसी बड़े नगर के यातायात के नियंत्रण के समान है, जो प्रकृति की गति परिवर्तित करता रहता है। और संभवतः रुको और जाओ निश्चयवाद का संक्षिप्त वाक्यांश लेखक के भौगोलिक दर्शन को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। टेलर के अनुसार किसी भी पर्यावरण में दिए जाने वाले अवसरों को न तो हर जगह एक समान होते हैं, न ही असीमित होते हैं। कुछ अवसर मानव से कम प्रयास की मांग करते हैं, तो कुछ भारी संघर्ष की मांग करते हैं। प्रकृति मनुष्य को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने का अवसर देती है। यदि मानव विवेकशील और चतुर है तो वह प्रकृति का सहयोग करते हुए उसकी हिदायतों का अनुसरण करता है। यदि वह मूर्ख है तो प्रकृति के विरुद्ध हरकत करेगा और संभावनाओं का विनाश करेगा। लेकिन प्रकृति केवल संभव और असंभव ही जानती है, वह मूर्खता और विवेक जैसे मानवीय धारणाओं को नहीं समझती है। टेलर के इस नव निश्चय की संकल्पना का समर्थन अनेक भूगोलवेत्ताओं ने किया, जिनमें प्रमुख हैं OHK स्पेट, जिनका कहना है कि नव निश्चयवाद कुछ भी नहीं बल्कि निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन है।
स्पेट महोदय ने इस विचारधारा को नए नाम से प्रसंभववाद यानी प्रोबेबिलिज्म शब्द के नाम से पुकारा। दूसरे प्रमुख समर्थक इस विचारधारा के हैं हेगेट नामक भूगोलवेता, जिन्होंने कहा कि प्रसंभववाद निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच का एक समझौता है जो किसी निश्चित स्थिति अथवा पर्यावरण में भौगोलिक व्यवहार के वैकल्पिक प्रारूप को विभिन्न संभावनाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार कार्ल सार्वर ने आधुनिक निश्चयवाद यानी प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म को मानते हुए प्रकृति तथा मनुष्य के बीच समायोजन को एडजस्टमेंट को प्रधानता दी है। फ्रांसिस बेकन ने नव निश्चयवाद का सार अत्यंत सटीक शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। टेलर के नव निश्चयवाद में मानव विकल्पों का विचार भी शामिल किया गया है, इसलिए डॉक्टर थेम्स ने इसे क्रियात्मक संभववाद का यानी प्रैग्मेटिक प्रोबेबिलिज्म का नाम दिया है। निश्चयवाद बनाम संभववाद की निरर्थक बहस को लड़ाते हुए ब्रिटिश भूगोलवेता वुल्ड्रीज और ईस्ट का मानना है कि निश्चय शब्द के ऊपर केवल नौसिखिए भूगोलवेता खींचातानी करते रहते हैं। हमें तो केवल यह समझना है कि भूगोल में थोड़ी बहुत मात्रा में निश्चयवाद का रहना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भारत के आधुनिक भूगोलवेताओं के दिग्गज प्रोफेसर मुनीस रजा महोदय का मानना था कि प्रकृति को मानवीय रूप देने की जरूरत है, वहां मनुष्य को भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आगे कहा कि हम अमानवीय प्रकृति तथा अप्राकृतिक मानव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानव और पर्यावरण दोनों ही पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग हैं, अर्थात समस्त जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढालता भी है और उसका दोहन भी करता है। अतः मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच द्वारा सबसे बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। अंत में सारांश के रूप में हम इन विचारधाराओं के प्रमुख परिभाषा इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने निश्चयवाद का अध्ययन किया था, जिसे नियतिवाद भी कहते हैं और अंग्रेजी में से डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी निश्चयवाद का तात्पर्य है मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन। इस विचारधारा के अनुसार मानव जीवन और उसके व्यवहार को विशेष रूप से भौतिक वातावरण के तत्व प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि उसे निर्धारित भी करते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी विचारधारा संभववाद या पॉसिबिलिज्म को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन, जिसके अनुसार वातावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित तो करता है किंतु उन सीमाओं में कुछ संभावनाएं और अवसर प्रस्तुत करता है जिसमें मानवीय छाट महत्वपूर्ण है। और अंत में नव निश्चयवाद या संभावनावाद या नियो डिटर्मिनिज्म और प्रोबेबिलिज्म ग्राफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित निश्चयवाद तथा संभावनावाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा, जिसके अनुसार न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। इस क्रियात्मक संबंध को कार्य कारण संबंध भी कहा जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि मनुष्य द्वारा किया गया कोई उद्यम और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव या परिणाम के बीच संबंधों का होना। उदाहरण के रूप में अर्जित शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक और आर्थिक स्तर में होने वाले परिवर्तन में शिक्षा कारक है और बदलाव कार्य है। इसी प्रकार सिंचाई व्यवस्था होने से कृषि क्षेत्र में होने वाला सकारात्मक आर्थिक बदलाव कार्य कारण का उदाहरण है। धन्यवाद।